ये थी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें, लेकिन आगे अब लाउड एंड क्लियर में क्या है खास, जानिए किस तरीके से इस वक्त शिमला के संजौली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। और संजौली मस्जिद का पहला चैप्टर हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, आज दूसरे चैप्टर की बारी थी। भारी प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन की एक एक डिटेल, सीधी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद सीधे संजौली से रिपोर्टर इनपुट के साथ ही दूसरी खबर आज राहुल गांधी से जुड़ी है। अमेरिका में लगातार तीसरी दिन राहुल गांधी ने अब बयान दिया है। ये बयान ऐसा था जिस पर गृह मंत्री अमित शाह को पलटवार करना पड़ा। और राहुल गांधी ने आज क्या कहा है, पूरा बयान और इस बयान पर देश में मचे सियासी घमासान को लेकर खबर थोड़ी ही देर में आपके सामने होगी। तीसरी खबर बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी है। पाकिस्तान ने आधी रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलियां बरसाई हैं और इन गोलियों के जवाब में कितने गोले भारतीय सुरक्षा बलों ने दागे हैं, लाउड एंड क्लियर अंदाज में थोड़ी ही देर में खबर डिटेल। और चौथी खबर ऐसी है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। भारतीय नौसेना में एक साथ 2 युद्धपोत शामिल हुए हैं। ये युद्धपोत कितने घातक हैं, दुश्मन की पनडुब्बियां अब कैसे भारतीय नौसेना के टारगेट में हैं, रिपोर्टर इनपुट के साथ एक एक जानकारी अब से थोड़ी ही देर में। आज हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ढली सब्जी मंडी के पास मुख्य सड़क पर कैसे चक्का जाम कर रखा है, तस्वीर आपके सामने। क्योंकि धरने पर प्रदर्शनकारी जिस तरीके से बैठे हुए हैं, इन्हें हटाने का प्रयास शुरू हुआ। भीड़ जब ज्यादा बढ़ गई तो बैरिकेडिंग तक तोड़ने लगे। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। लोग संजौली मस्जिद की ओर बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद मामला और ज्यादा उग्र होगा। यही वजह है कि पुलिस को अब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब 2 जगहों पर चल रहे प्रदर्शन के बारे में खबर जानिए। संजौली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, संजौली बाजार में प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने की अपील करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे। संजौली चौक पर जारी प्रदर्शन की ही ये तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए किस तरीके से इन सभी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। एक बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प शुरू हो गई। अवैध निर्माण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आज की अब से थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से इसी प्रदर्शन को देखते हुए तैयारी पूरी थी। यही वजह है कि पूरे एरिया में लेयर ऑफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन संजौली में हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को इन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा। यहां तक कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती रही। बवाल किस तरीके से और बढ़ गया, उसकी ये 2 तस्वीर तो आपने देखी हैं। अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और ज्यादा उग्र हो गई। ये देखिए पहली तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर जहां अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों की ये भीड़ एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। ये वो जगह है, उस टनल के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां से सुबह भी हमारे सहयोगी अभिजीत ने रिपोर्ट भेजी कि कैसे इसी भीड़ के एकजुट होते हुए यहां पर आने का अंदाजा था। यही वजह है कि यहां इस पूरे टनल के रूट को ही बंद कर दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। लेकिन इसी बैरिकेड को कैसे तोड़ रहे थे ये प्रदर्शनकारी, ये वो उस वक्त की दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जहां देखिए लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग को हटाते हुए कैसे ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उस वक्त की ये तस्वीर। क्योंकि ये प्रदर्शनकारी एक साथ एकजुट होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बैरिकेड्स को इन्होंने तोड़ दिया। अब ये तीसरी तस्वीर जहां बीच सड़क पर ही देखिए किस तरीके से वाटर कैनन से इन सभी को यहां से हटाने का प्रयास शुरू हुआ। संजौली में ये संग्राम इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर मौजूद इन सभी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई और लगातार पानी की बौछारें इनके ऊपर होती रही। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को की एक और तस्वीर देखिए, जहां बैरिकेडिंग उठा ली। इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को सड़क से उठाकर ही यहां से हटा दिया। यानी जो प्रयास यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेड करके इन सभी लोगों को एक तरफ रोकने के किए गए थे, वो भी नाकाफी साबित हुए। देखिए कैसे मौके पर, जगह पर, इसी इलाके में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को ही हटाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़े तो पुलिस के साथ इनकी झड़प शुरू हो गई। बीच सड़क पर लगातार हो रही नारेबाजी
और हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि अल्टीमेटम के तहत आज जिस तरीके से प्रदर्शनकारी एकजुट हो रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी थी। अब संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जारी इसी प्रदर्शन के बीच हालात आज जिस तरीके से और उग्र हो गए, हमारे सहयोगी अभिजीत लगातार हमें यहां पर इसी तनाव को देखते हुए एक एक तस्वीर हमें सुबह से दिखा रहे हैं। और जिस बात का अंदाजा था अभिजीत, वही हुआ। अंदाजा यह था कि लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी ही यहां पर हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना सकती है। वही हुआ। जो तैयारी थी वो भी नाकाफी साबित हुई। तस्वीरें तो ऐसी कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को ही खुद उठाकर हटाना शुरू कर दिया। जी सुरभि, बिल्कुल जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, 3 रास्ते मुख्य रूप से संजौली तक पहुंचते हैं। एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की ओर से, छोटा शिमला की ओर से और ढली टनल की ओर से, और तीनों दिशाओं से प्रदर्शनकारी पहुंचे और वो पहुंचना चाहते थे संजौली चौक। संजौली चौक पर इस वक्त भी प्रदर्शन हो रहा है और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से मैं आपको एरियल व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं। ये संजौली बाजार का इलाका है और संजौली बाजार में आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो आमने सामने है बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी, और कई घंटों से यहाँ पर यह प्रदर्शन चल रहा है। इस जगह पर 2 फायर की गाड़ियां भी लगाई गई हैं कि अगर भीड़ ज्यादा उग्र होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। लेकिन लगातार यहां पर नारेबाजी जो है वो चल रही है। जो संजौली बाजार में ये प्रदर्शन हो रहा है, 1000-1200 की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद है। उसके तो संजौली चौक पर भी सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है। ये जो भीड़ संजौली बाजार में अभी प्रदर्शन कर रही है लगातार, उनका कहना है कि उन्हें संजौली चौक तक जाने दिया जाए ताकि दोनों भीड़ एकत्रित होकर एक जगह पर प्रदर्शन कर सके। लेकिन जो यहां पर पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि जो ढली टनल की ओर से ये भीड़ एकत्रित हुई है और संजौली जो क्षेत्र है वहां के जो लोकल स्थानीय लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन दोनों को एक मतलब अलग अलग दोनों प्रदर्शनकारियों को रखा जाए ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, नहीं तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, भीड़ ज्यादा उग्र हो सकती है। और मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर ही ये दोनों प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक आशंका ये भी बनी रहती है कि अगर मस्जिद की तरफ जाके कुछ लोग उसमें ऐसे भी शामिल हो सकते हैं जो कि मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और वो एक तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। और इसी को हुए एहतियातन यहाँ पर इस तरह की डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं और फायर की 2-2 गाड़ियां वाटर कैनन के साथ यहाँ पर मौके पर तैनात है कि किसी भी तरीके से इस भीड़ को यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ देर पहले तक भी यहाँ पर संघर्ष की स्थिति जो है वो सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में देखने को मिली थी। भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों ने जो शील्ड एक तरह से तैयार किया है उससे इस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। लगातार पुलिसकर्मी जो है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ की भी अभी हम तस्वीर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये रास्ता वहाँ तक पहुँचता है, बीच में 200 मीटर का फासला मुश्किल से होगा और वहां पर भी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में वहां भी छोटा शिमला और आईजीएमसी की तरफ से लोग एकत्रित हुए हैं, उसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। तो आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो मल्याना हो, कुसुम्पटी हो, ढली टनल की ओर से हो, छोटा शिमला हो, शिमला और शिमला शहर और उसके अलावा जो आईजीएमसी का जो क्षेत्र है उस तरफ से तमाम लोग आज संजौली में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तरफ से लोग आज संजौली में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी संख्या में। एक भी तो सुरक्षाकर्मी वापस भेजने में कामयाब रहे, लेकिन 2 जगह पर इस वक्त अभी भी प्रदर्शन यहां पर लगातार चल रहा है और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं यहां पर, कुछ देर पहले डीसी भी आए थे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, वार्ता विफल रही। उसके बाद यहां पर खुद शिमला एसपी भी मौके पर ही मौजूद हैं और लगातार जो अन्य अधिकारी हैं वो भी प्रदर्शन, यही प्रयास होते हुए अभिजीत यहाँ नजर भी आ रहे हैं कि यानी लोगों से बातचीत हो रही है और संवाद के जरिए इन्हें इसी जगह पर रोकने की जो कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले के हालात का जो आपने जिक्र किया, अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया उस वक्त अभिजीत ठाकुर वहां से जो रिपोर्ट भेज रहे थे वो रिपोर्ट देखिए, क्योंकि हालात लगातार उग्र होते रहे कि पुलिस को इन सभी को काबू में करने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ बल प्रयोग भी करना पड़ा। देख लीजिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से खदेड़ कर भगाया गया है। लोग दौड़ते हुए भागते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो आगे, इसके आगे जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी वहां पर लाठीचार्ज दिखाई दे रहा। हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो पहुंचे थे वो यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इसके ठीक आगे जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी वहां पर ये बल प्रयोग हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है। आगे की तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है ये देखिए यहाँ पर ये खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए
आप यहाँ पर खदेड़ कर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भगाने का प्रयास, और वो गलियों में देखिए, उस तरफ भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस देखिए, ये तस्वीर दिखाइए यहाँ पर देखिए, तो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। जो धारा 163 लागू की गई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बल प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाएगा, और वही तस्वीर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। लगातार लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो जो हमने आपको कहा था कि मस्जिद के आसपास पहुँचने नहीं दिया जाएगा और पुलिसकर्मी ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन अब यहाँ पर सुरक्षाकर्मियों के द्वारा दिखाई दे रहा है। और इस बीच हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, संजौली मामले पर बोले विक्रमादित्य, प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ लोगों में डर का माहौल है, सरकार एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है। जितने भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग नामों से यहाँ पे आते हैं, तो उससे निश्चित तौर से एक डर का माहौल यहाँ पर स्थानीय लोगों के बीच में है, खास करके महिलाओं के बीच में है। इसलिए उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार को लेने हैं वो निश्चित तौर से सरकार लेंगी, और इस चीज़ में मुख्यमंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर हामी भरी है। तो मैं समझता हूँ कि जब सरकार मान चुकी है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। अभिजीत, सवाल यही है कि यहाँ जब सरकार पूरे मामले पर वेरिफिकेशन की बात कर रही है, एक तरफ तो लीगल और इलीगल का मैटर तो ऑलरेडी कोर्ट में है, वहीं दूसरी तरफ सवाल था प्रवासी मजदूरों की वेरिफिकेशन को लेकर, तो बावजूद इसके ये लोग आज सड़क पर क्यों? देखिए, जब म्युनिसिपल कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी तो 5 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी कि अब अगली सुनवाई होगी, उससे पहले स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि पहले भी 44 सुनवाई इस पर हो चुकी है और 45वीं सुनवाई में भी कोई ठोस निर्णय आने की बजाय एक बार फिर से स्टेटस रिपोर्ट, और लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश आया कि ये स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर कोर्ट में सौंपे गए हैं, तो आखिरकार कोर्ट तय क्यों नहीं कर पाई अब तक कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है और फिर उसका डेमोलिशन किया जाए। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, अवैध मस्जिद का तो लोग विरोध कर ही रहे थे, उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू था, जो अनवेरिफाइड अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स, उनका कहना था कि स्थानीय जो लोग हैं समुदाय विशेष के वो यहाँ पर पहले बसते हैं और उसके बाद दर्जनों की संख्या में वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि अनवेरिफाइड अनरजिस्टर्ड रहते हैं, वो यहाँ पर व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वेंडर्स का भी इशू इसमें शामिल हो गया कि उनका कहना है कि सरकारी जगहों पर कब्जा करके वो दुकानें चलाते हैं और उनकी कोई लाइसेंस नहीं होती, इनकी संख्या, इनके तादाद इतने बढ़ते जा रहे हैं कि सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है, वाहनों को आने जाने में दिक्कत होती है, पूरा का पूरा जो बाजार इलाका है वो जाम हो जाता है इन रेडी पटरियों की वजह से। और शाम को हर रोज यहाँ पर एक दृश्य पहले हुआ करता था जिसमें कि जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती थी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पहले से ही लोगों में आक्रोश था। उन्हें उम्मीद थी कि पिछली सुनवाई जो हुई उसमें कुछ ठोस निर्णय आएंगे और उनको ऐसा लगा कि उनके पहले 5 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के बाद कोई ठोस निर्णय इसमें लिया जाएगा, प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा और म्युनिसिपल कोर्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय आएगा जिसमें कि अवैध निर्माण से। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की नाराजगी आज जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन के तहत आज सामने आ रही है, आपकी थोड़ी देर पहले की एक और रिपोर्ट अभिजीत हम दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी थी, लेकिन उग्र हालात के बीच इन्हें काबू करने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, संजौली में एंट्री करने के लिए ये एकमात्र पॉइंट नहीं है, कुल 3 पॉइंट है मेन। एक है जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ से लोग आते हैं, दूसरा संजौली चौक की तरफ से लोग आते हैं और तीसरा ये टनल की ओर से आते हैं। तो टनल की तरफ से जो भीड़ बढ़ने की कोशिश की वो संजौली बाजार तक पहुंची। आईजीएमसी की तरफ से भी भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। वहां पर भीड़ को खदेड़ा गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जो टनल के पास की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर पार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन वही भीड़ जो टनल की तरफ से जो भीड़ इंटर हुई थी, प्रवेश हुई थी संजौली में, वो अब वापस जा रही है फिलहाल। तो अभी जो हमें जानकारी मिली है कि 3 तरफ से शहर में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की, यहाँ से तो उन्हें खदेड़ दिया गया। अब संजौली टनल जो है, ढली टनल, वहाँ से प्रदर्शनकारी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईजीएमसी की तरफ से जो घुसने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। उसके अलावा और भी एंट्री पॉइंट्स हैं, संजौली चौक के आसपास भी लोग जुटने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से भी उन लोगों को हटाया गया और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। आप लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं?
जैसा कि आपको पता है जो ये अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उनके अपने मंत्री ने एक बयान दिया था कि ये अवैध निर्माण है और इसको गिराया जाना चाहिए और ये गिरेगी। लेकिन सुक्खू जो हमारे सीएम है, उन्होंने ये धाराएं लगा के हमारे हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी सरकार जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं पे लाठीचार्ज करती है और यहाँ पे जितना भी हिंदू समाज आया उस पे लाठीचार्ज करने का काम किया है। अगर हिंदू भड़क गया तो एक भी जेल ऐसी नहीं रहेगी हिमाचल में जो भरेगी नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है वो गुस्से में है। हालांकि वापस लोग यहाँ से ज़रूर जा रहे हैं। इस प्रदर्शन को यहाँ पर रोक दिया गया और उसके बाद यहाँ पर लोग जो अपने घर को वापस जा रहे हैं। आप लोग अब वापस जा रहे हैं आगे? और नहीं, आगे नहीं जा रहे हैं, इधर ये प्रदर्शन करेंगे और आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अब तो आज ये वापस जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन जो है, इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर है मुंबई से, जहां एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया है। मुंबई में बांद्रा वाले घर से कूदकर उन्होंने खुदकुशी की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें सुबह 9 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है और पुलिस के बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जो घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक खबर ये भी है कि कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। सीधे मुंबई रुक करते हैं। पूरा मामला और पुलिस फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बता रही है, हमारे सहयोगी मुंबई से संवाददाता गोविंद ठाकुर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोविंद, घटनास्थल की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं जहां अब पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? जी बता दें कि अभी मुंबई पुलिस के डीसीपी राज तिलक रोशन ने एक बयान दिया मीडिया को, जिसमें कहा कि फिलहाल अभी तक इस मामले में जो सामने आया है निकल के, उसमें यही बताया जा रहा है प्राइमरी जांच के अनुसार कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी क्यों की है यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सुबह करीब 9 बजे की घटना है। 9 बजे वह अपने घर से 6वें माले पे इसी बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे कूदे और उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उन्हें पास के बाबा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद इसमें जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी उनके घर में रहने वाले नौकर है, तमाम लोगों से पूछताछ की है। जो सीसीटीवी कैमरे उसकी भी जांच की है। इसके अलावा और भी जो उनके रिश्तेदार है उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जो उनका सुसाइड करने का कारण है, खुदकुशी क्यों उन्होंने किया है, यह साफ नहीं हुआ है। बता दें कि जो उनकी उम्र थी 62 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही उनके वक्त जो घटना हुई उस वक्त उनकी पत्नी भी घर में मौजूद थी। ऐसा पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि उनके घर पे पत्नी भी मौजूद थी उनकी। एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो मलाइका अरोड़ा है उनके यह सौतेले पिता हैं, पहले पिता नहीं है। इनका नाम अनिल मेहता है, जो मलाइका अरोड़ा के पिता हैं। इसी घर में रहते थे। किस कारण से सुसाइड उन्होंने किया, क्या रीजन था, फिलहाल इसका जांच अभी चल रहा है, पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस यानी आप बता रहे हैं शुरुआती जांच में ये कंफर्म है, पुलिस भी शुरुआती जांच में ये बता रही है कि छत से कूदकर उन्होंने खुदकुशी की है। परिवार की तरफ से इस पर अभी तक कुछ कहा गया क्या? बता दें कि परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। मलाइका अरोड़ा इस वक्त वह पुणे में थी जब घटना हुई, और जैसे उनको जानकारी मिली पुणे से वह मुंबई की तरफ निकल गई है, लेकिन अभी तक वह पहुंची नहीं है। और परिवार की तरफ से अभी तक इस बारे में ऑफिशियली बयान या मीडिया को किसी ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन जो अड़चने हैं, जो आंकड़े हैं, वो अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। इस सुसाइड के पीछे क्या है, सलमान खान की फैमिली खुद यहाँ पे, जाहिर सी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है, और यही वजह है कि फोरेंसिक टीम भी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच गई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस बारे में क्या बताया, सुनिए। मेडिकल इशू हो या कुछ ऐसा, टीम्स हमारी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स भी आई है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। बॉडी अभी आगे जो है इन्क्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग। खुदकुशी है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव अपीयर्ड इन अभी तक क्या खुदकुशी है कि मिला है? क्राइम ऑफ किसी खुदकुशी लग रही है। वी आर डूइंग फर्दर। वजह क्या पता चल पाया सर? वी आर कंडक्टिंग फर्दर।
अनिल मेहता था या अनिल ते हा बिल्डिंग के समोर आपण उभे आहे. आतमध्ये एक 6th फ्लोअरवर मिस्टर मेहता राहत होते. त्यांची बॉडी मिळाली होती आणि त्याबद्दल आमची टीम इथे आहे. फॉरेन्सिक टीम पण आहे. डिटेलमध्ये तो इन्व्हेस्टिगेशन करीत आहोत आणि पुढच्या आमची जे कायदेशीर प्रोसेस आहे तो चालू आहे. सर काय कारण और अब बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और सीमा पार से पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा है। पाकिस्तान ने देर रात सीज फायर तोड़ा, भारतीय सीमा में जमकर गोलीबारी की। आपको बता दें, पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की ओर से देर रात 2:30 बजे का वक्त जब फायरिंग हुई और पाकिस्तानी फायरिंग में एक बीएसएफ जवान के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान को बीएसएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अखनूर के इंटरनेशनल बॉर्डर से ही TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कल बीती रात तकरीबन 2:35 पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जो है वो इंजर्ड बताया जा रहा है। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो का इलाका है और सामने अगर आप देखें पाकिस्तानी पोस्ट दिख रही है। इसी पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया। हालांकि बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से करवाई जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज़ के वोटिंग भी होने वाली है और लगातार पाकिस्तान इन चुनावों में खलल डालने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सामने वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शकरगढ़ का इलाका भी आता है। यहाँ पर कई आतंकी संगठनों के जो लॉन्च पैड्स हैं वो सक्रिय बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ आतंकियों का एक लॉन्च पैड जिसका नाम हेडमराला है वो सक्रिय है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अपने लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को एक्टिव किया गया है। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकियों को इस तरफ घुसपैठ करवाना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव में खलल डाले जा सके। खास तौर पे आतंकी संगठन अल-बदर, जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन जो है वो यहाँ पर सक्रिय बताए जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ के इलाके में। ये ग्राउंड जीरो का इलाका है। सामने आप देखिए पाकिस्तानी झंडा आपको दिख रहा है। ये पाकिस्तानी पोस्ट है जहाँ से कल तकरीबन 2:35 पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। बीएसएफ हो या फिर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। अखनूर इलाके में सीज फायर तोड़ा गया है। हमारे सहयोगी अंकित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अंकित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अंकित, चुनाव से पहले इस बात का आप हर बार जिक्र करते हैं, चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब इनपुट क्या था? आखिर चुनाव में खलल डालने की ये जो बार बार कोशिश हो रही है, इसको लेकर आपसे करूं सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए कि आखिर पाकिस्तान ने कब तोड़ा है सीज फायर, क्योंकि 2023 से और 2024 में पाकिस्तान ने कब सीज फायर तोड़ा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यहां देखिए 2024 में 14 फरवरी को जब आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर तोड़ने को लेकर खबर आई और वहीं 9 नवंबर 2023 और 27 अक्टूबर 2023 को भी तब रामगढ़ सेक्टर सांबा में और अर्निया सेक्टर जम्मू से भी ये खबरें सामने आई थी। संघर्ष विराम होने के बावजूद सीज फायर तोड़ा गया है। लेकिन अंकित, आज की हकीकत चुनाव से पहले उस साजिश को लेकर जहां बड़े इनपुट हैं कि आखिर किस तरीके से न सिर्फ अलग अलग इलाकों में घुसपैठ बल्कि इसी तरीके से सीज फायर का, संघर्ष विराम का उल्लंघन भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरभि। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकियों तक हथियार जो है वो भेजे जा सके। कल बीती रात तकरीबन 2:35 पे पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से
अखनूर के कानाचक इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। जो कुछ समय पहले हमने रिपोर्ट दिखाई, ये वही पोस्ट थी जहां से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वजह ये मानी जा सकती है कि जब पाकिस्तान की तरफ से इस सीज फायर का उल्लंघन किया गया, हो सकता है कि आतंकियों की घुसपैठ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स करवाना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से अलर्ट थे। पूरी तरीके से जो फायरिंग थी उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय बीएसएफ के जवानों की तरफ से दिया गया। हालांकि इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बीएसएफ का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। हालांकि उसकी सिचुएशन स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं दूसरी अहम बात यह कि सियालकोट या फिर शकरगढ़ के इलाके में आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। उनमें से एक लॉन्च पैड जो है हेडमराला है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए, वहां पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड, चाहे वो मीरपुर हो, चाहे वो कोटली हो, चाहे वो फॉरवर्ड कहूटा हो, चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो नीलम वैली या फिर लीपा वैली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप एक बार फिर एक्टिव है। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से चुनाव से पहले पाकिस्तान की इस साजिश के तहत बड़े एक्शन भारत की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर को लेकर भी आज खबर आई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। हालांकि पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। खबर आज बहराइच से फिर आई है, क्योंकि बहराइच में अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन छठे भेड़िए की दहशत कायम है। सवाल यह है कि अल्फा भेड़िया कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब इस आखिरी आदमखोर भेड़िए ने 2 बच्चियों पर हमले को अंजाम दिया और माना यही जा रहा है कि भेड़िया और खतरनाक हो चुका है। तो बच्ची पर हमला हुआ है और जिस तरीके से ड्रोन कैमरे से इलाके पर नजर बनाई हुई है। इस बीच सुनिए भेड़िए ने जिस बच्ची पर हमला किया उसके पिता की तरफ से क्या बताया गया। भेड़िया ने पकड़ लिया, खींच लिया घर में से। कितने बजे? 5 बजे को पीटने लगे, तब वो छोड़ के भाग लिया, तब हम बेटी अपन खींच लिया। ज्यादा घायल? हाँ, बच्चा ज्यादा घायल है। जिस आखिरी और छोटे भेड़िए की तलाश जारी है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, वो अल्फा भेड़िया है कौन, इसी बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने। अल्फा भेड़िया छठा और आखिरी भेड़िया है जो भेड़ियों के झुंड को लीड करता है और अल्फा भेड़िए के पास शिकार और क्षेत्र का जिम्मा होता है। साथ ही झुंड की रक्षा भी अल्फा भेड़िया ही करता है। और अगली खबर, समंदर में अब दुश्मन की खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने एक साथ 2 जहाज समंदर में उतारे हैं। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नाम की ये वाटरक्राफ्ट बेहद अचूक हैं। ये पानी की सतह में रहकर समंदर के अंदर दुश्मन की हर गतिविधि का पता लगा लेते हैं। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की स्वदेशी हैं और कोचीन शिपयार्ड में बने हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 ऐसे जहाज बनने हैं और इस सीरीज में ये चौथे और 5वें जहाज हैं। ये दोनों जहाज माही श्रेणी के हैं। इन्हें पनडुब्बी का काल कहा जाता है और इन जहाज़ों को समुद्र तटों पर ऑपरेशन करने में महारत हासिल है। इन पोतों का दक्षिण नौसैनिक कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वीएडीएम श्रीनिवास की मौजूदगी में जलावतरण किया गया है। केरल में भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। ये नौसेना के लिए बनाया जा रहा है चौथा और 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इन्हें आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नाम दिया गया है। हालांकि मालपे और मुल्की भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं। मालपे और मुल्की नाम के जहाज़ों की खासियत अब आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई 78 मीटर बताई जा रही है और वजन 900 टन। क्षमता के बारे में बात करें तो 1800 समुद्री मील की ये दूरी तय कर सकता है। अब इसमें खास बात यही है कि दुश्मन की पनडुब्बी पर बारीक नजर बनाई जा सकती है। समुद्र के नीचे खतरे पर नजर और अत्याधुनिक जहाज़ों में वाटर सेंसर भी लगे हैं। समुद्र के अंदर माइन बिछाने में भी ये सक्षम है। हालांकि खोज बचाव ऑपरेशन को अंजाम इनके जरिए दिया जा सकता है। हालांकि आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की की खासियत आपने जानी, किन हथियारों से ये लैस हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि हल्के वजन वाले टॉर्पेडो, पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेट और क्लोज इन हथियार प्रणाली, रिमोट कंट्रोल गन, ये भारतीय तटीय सुरक्षा और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इन जहाजों का मुख्य उद्देश्य होगा एंटी सबमरीन युद्ध, जो भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। इस बारे में और अपडेट के साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण जुड़ चुकी हैं। अंजू, सवाल यही कि आखिर किस तरीके से दुश्मनों को दो युद्धपोतों का, अब ये खौफ कहना गलत नहीं होगा, कि सामने रखा गया है? जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से आईएनएस मुल्क और आईएनएस मुल्की जो है वो इस वक्त हमारी जो नेवी है उसको मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हमारी जो वाटर को लेकर हमारी जो भारतीय नौसेना है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो हमारी पनडुब्बियां थी उसको लॉन्च किया गया था, अरिघात जो पनडुब्बी थी उसे लॉन्च किया गया, और अब एक इस तरह के जो युद्धपोत हैं, इस तरह के जो जहाज है उसे लॉन्च किया गया है, जो खासतौर से पानी के अंदर तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम देगी। पानी के अंदर खासतौर से इसका जो काम होगा, जो माइंस होती है उन्हें माइंस को बिछाना और माइंस को ही पानी के अंदर से हटाना, और साथ ही साथ निगरानी करना, जासूसी करना और जरूरत पड़ी तो दुश्मन पर अटैक करना। इस तरह के तमाम ऑपरेशंस को ये दोनों जहाज अंजाम दे सकते हैं और हमारी भारतीय नौसेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिस तरीके से भारत के सामने बड़ी चुनौती है चीन को लेकर, ऐसे में भारतीय नौसेना लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसके साथ ही साथ जो मिसाइल्स हैं उन पर भी काम किया जा रहा है, K4 की जो मिसाइलें हैं उन पर काम किया जा रहा है और अब K5 की मिसाइल्स पे भी काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है और इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारा सपना है दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप लगी हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। से ये बड़ी खबर है, विधानसभा भंग करने पर आज फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बैठक में विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश की जा सकती है। दरअसल नियम के मुताबिक 6 महीने में ही एक बार सदन का सत्र बुलाना जरूरी है और हरियाणा विधानसभा का पिछला एक दिन का विशेष सत्र करीब 6 माह पूर्व 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रांत, क्या खबर इस बारे में? कुमार विक्रांत के साथ एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जानिए, विधानसभा भंग करने पर आज फैसला हो सकता है, ये इस वक्त बड़ी खबर है हरियाणा से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला हुआ है, किस लिहाज से इसको लेकर चर्चा हुई है, बैठक में विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश की जा सकती है। मोहित भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, क्या खबर इस बारे में?
देखिए, सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। हर 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाना होता है। पिछला सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था और उसके बाद अब 12 सितंबर से पहले सदन बुलाने की अनिवार्यता है। लेकिन प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सदन बुलाना ठीक नहीं है, तो ऐसे में सरकार विधानसभा भंग कर सकती है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी जा सकती है। संवैधानिक जो संकट खड़ा हुआ है उसके चलते ही ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो कैबिनेट मीटिंग है उसको लेकर वक्त अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई है। कई मंत्री ऐसे हैं जो कि अपने अपने इलाकों में चुनाव में बिजी हैं। उनको कहा गया है कि अगर वो नहीं आ पा रहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ें और उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है। तो सरकार के सामने जो संवैधानिक संकट है उससे बचने के लिए विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। बड़ी बात इस वक्त बता रहे हैं हमारे सहयोगी, जहां जानिए कि किस तरीके से 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं, मोहित इस बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें विधानसभा भंग करने के फैसले को लेकर चर्चा की गई है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर को लेकर खबर है। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरा। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।